कि हर गली में, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर चौक पर जिसको भी शराब चाहिए तो आसानी से उसको शराब उपलब्ध हो जा रहा है। जो पीने वाले लोग हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। पीने की ज्यादा इच्छा हो रही है तो उत्तर प्रदेश में जा रहा है। सारा पुलिस प्रशासन शराबबंदी में व्यस्त है और अपराधियों का बोलबाला, करप्शन चरम पर है। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, महिलाएं जो है प्रशांत को अपना विशेष आशीर्वाद दे रही है। उनको कह रही है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्ही से हमारी उम्मीद है। जो व्यक्ति हर एक बात को ईमानदारी से रखता हो, हर एक काम को ईमानदारी से करता हो, तो मैं समझता हूं कि उसको किसी होमगार्ड की भी जरूरत नहीं। आज नीतीश कुमार का इकबाल मर चुका है। नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके। जो काल था 2005 से लेकर 10 तक का, वो बिहार का स्वर्णिम काल था कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। चूंकि स्कूल का वास्ता गरीबी से निकलने का रास्ता, हमारे बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दिया गया। नीतीश कुमार कभी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे। बिहार के विकास के लिए अगर कोई बेहतर विकल्प हो सकता है तो वो जन स्वराज हो सकता है। आप तो जानते हैं लोहा लोहे को काटता है। हमारा सीधा लड़ाई भाजपा से। दोस्तों नमस्कार, आप लोग जनता जज देख रहे हैं और आज के अतिथि हैं हमारे फैज अहमद, बरौली से जन सुराज के भावी प्रत्याशी और क्षेत्र संख्या 25 से जिला पार्षद और साथ ही साथ प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन के गोपालगंज के जिलाध्यक्ष फैज अहमद। फैज सर, आपका हमारे पॉडकास्ट पे बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी पूरी टीम का और आपके पॉडकास्ट चैनल के तमाम दर्शकों का। आप विद्यालय भी चलाते हैं और विद्यालय चलाने के साथ एक शिक्षक के रूप में भी आगे बढ़े। विद्यालय ने आपको बहुत नाम दिया। आप राजनीतिक जीवन में भी आए। ज्यादा लोकप्रिय आप किससे हुए, राजनीति से या विद्यालय से? देखिए, सबसे बड़ी बात है जहाँ तक लोकप्रियता की, तो लोकप्रियता हमारी खास करके जो शिक्षा के क्षेत्र में हमने काम किया, आज से लगभग 20 वर्षों से बरौली की धरती को हमने एक बेहतर शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन देने का काम किया बीवीसी विद्यालय के माध्यम से। उससे तो हमारी लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन साथ साथ खेल के क्षेत्र में जो हमने काम किया उसने भी बहुत बड़ी एक लोकप्रियता दिलाने में अपना अहम योगदान दी। जैसे आप देखे होंगे कि हमेशा अखबारों में या यूट्यूब के माध्यम से या टीवी चैनलों के माध्यम से देखने को मिलता है कि बरौली के बेटी का हुआ बिहार अंडर 19 क्रिकेट टीम में चयन, बिहार सीनियर क्रिकेट टीम में चयन। तो 2012 में हमने फलक महिला क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की, जिस एकेडमी के माध्यम से आधे दर्जन से ज़्यादा लड़कियां आज बिहार स्टेट टीम में खेल रही। सारे बच्चियों के अकाउंट में 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख रुपया, जो जितना मैचेस खेली है उसके अनुसार उसको उतना मैच फीस मिला है। आज वो बच्चियां अपने पैर पर खड़ी हैं, सशक्त हैं, एम्पावर्ड हो चुकी हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हमको लोकप्रियता दिलाई। एक गेम हम लोग जानते हैं मार्शल आर्ट, जो ताइक्वांडो है। आपको पता था कि आज से हम जब जाते हैं कुछ वर्षों पहले तो गोपालगंज जिले में ये गेम बिल्कुल डेड अवस्था में था। तो हमको लग रहा है कि इस गेम को लगभग 2008 के आसपास में बरौली से हमने इसको पुनर्जीवित किया था, जिसमें कमल जी थे, कमल पटेल, उनको हमने बुलाया, उनको बुला के कहा कि भैया इसको जिंदा करना चाहिए। और आज इसकी देन है कि अभी बिहार सरकार ने जो बिहार खेल सम्मान से कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया, उसमें बरौली बीवीसी विद्यालय के 5 बच्चों को बिहार खेल सम्मान नेशनल चैंपियनशिप गोल्ड मेडल जीतने के लिए दिया गया। उसमें से 1.5 लाख रुपया सारे खिलाड़ियों को डायरेक्ट उनके अकाउंट में मिला। और 2 बच्चे जो अभी +2 पास कर चुके हैं, एक बच्ची है रिया से और एक बच्चा है भवानी से, उन दोनों बच्चों को अभी बिहार सरकार अपने खेल कोटे से नौकरी देने जा रहे हैं। बहुत। तो इससे भी हमारी लोकप्रियता समाज में बढ़ी। शिक्षा और खेल मूल तो हमारी लोकप्रियता का कारण रहा है। और राजनीति? अब राजनीति रही बात की, राजनीति एक जैसे शिक्षा के माध्यम से, शिक्षालय के माध्यम से, विद्यालय के माध्यम से हम लोग गरीब बच्चों को भी पढ़ाने का काम करते थे। आज भी मेरे विद्यालय में 1000 बच्चे पढ़ते हैं, उसमें 150 से 200 वैसे बच्चे पढ़ते हैं जो बिल्कुल अनाथ बेसहारा है। जब राइट टू एजुकेशन एक्ट बिहार में नहीं था, उससे पहले भी हम लोग गरीब बच्चों को
पढ़ाने का काम करते थे। तो वो लगता था कि आदमी एक सेवा कर रहा है समाज का, लेकिन सेवा करने का जो दायरा था वो सीमित। इसलिए अब इससे लगा, ऐसा लगा कि भाई इस दायरे को बढ़ाना है, समाज में व्यापक स्तर पर अगर सेवा देनी है तो इसके लिए बिना राजनीति में आए, बिना राजनीति किए इस काम को बड़े पैमाने पर नहीं किया जा सकता है। तो हम एक समय था कि जनता दल यूनाइटेड के जिला के मुख्य प्रवक्ता हुआ करते थे। कुछ दिन हम नीतीश जी के साथ काम किए, लेकिन जब प्रशांत किशोर जी 2 अक्टूबर 2022 गांधी आश्रम भी तेहरवा चंपारण की भूमि से पदयात्रा शुरू किए, उसी समय से प्रशांत जी से हमारी मुलाकात हुई और लगातार उनके साथ हम 3 जिला पैदल चलने का काम किए, बिहार के तमाम जिलों में हम जाने का काम किए। और आज आपके दुआओं से, लोगों का प्रेम है, स्नेह है कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि पार्टी जो है और हमारे विधानसभा की जनता मुझे मौका भी देगी। जी, यानी कि लोकप्रियता आपको हर क्षेत्र से मिली है। अभी आपने बताया कि आप इससे पहले जदयू में थे, तो जदयू में थे और आपने पार्टी चेंज करके जन सुराज को चुना, ये अवसरवादिता क्या क्यों किया आपने? देखिए, यहाँ अवसरवादिता की बात नहीं है। एक समय था कि नीतीश कुमार का सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे। 2005 से 2010 का दौर था। नीतीश कुमार कभी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो नीतीश कुमार की जो सेकुलरिज्म की छवि थी, जब वो सेकुलरिज्म की छवि उन्होंने धूमिल कर लिया, तो हम लोगों का विचारधारा अब नीतीश कुमार से नहीं मिलता हुआ नजर आया। हम लोग राजनीति करते हैं एक विचारधारा के तहत, एक सोच के तहत, एक विजन के तहत। इसलिए जब टैली नहीं हुआ और हमको लगा कि बिहार के विकास के लिए अगर कोई बेहतर विकल्प हो सकता है तो वो जनसुराज हो सकता है, और इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं हो सकता है। इसी कारण से हम ये बिहार के बेहतरी के लिए, बिहार की जनता के लिए हमने दल बदला। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं। फैज जी, आपकी टक्कर किससे है? भाजपा से है कि जदयू से है कि? देखिए, जनसुराज बिहार के 243 सीटों पर पूरी मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। हमारा सीधा लड़ाई भाजपा से, हम लोग भाजपा से लड़ रहे हैं। क्योंकि अभी जो है आप देख रहे हैं कि 20 वर्षों से जो बिहार में जो पार्टी दल सत्ता में है वो एनडीए की सरकार है। आप भाजपा से लड़ रहे हैं आप, मतलब भाजपा खिलाफ लड़ रहे हैं? नहीं, हमारी लड़ाई भाजपा से। आपकी भाजपा से है, लेकिन आपका जो गमछा है ये इंडिकेट कर रहा है कि पीला में भगवा का जवाब देने के लिए पीला अपनाए हैं क्या आप तो जानते हैं लोहा लोहे को काटता है, तो उसको काटने के लिए इसी की जरूरत है ना। अच्छा, इसीलिए आपने ऐसे रही बात, ये आप कह रहे हैं मजाकिया अंदाज में, तो हमने कह दिया। ऐसे कोई कलर से किसी चीज का लेना देना नहीं है। आजकल कलर बहुत मायने रखता है सर। यहाँ हरा शब्द राजद को दे दिया गया है, भाजपा कलर। आप नेशनल न्यूज चैनल पे भी देख सकते हैं कि जो भगवा कलर दिखाता है वो बीजेपी को दिखाता है। ये मत कहिए कि कलर का मतलब नहीं, कलर का बहुत मतलब है, और शायद इसी मतलब के नाते आप ये गमछा पहने हुए। ये चूंकि पीला हम लोगों के फ्लैग का कलर है, हमारे पार्टी के झंडे का कलर है, जिस झंडे पर देश के राष्ट्रपिता बापू की तस्वीर है, दूसरी तरफ संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी की तस्वीर है। इसलिए हम लोग इस गमछे का, इस कलर का उपयोग हर जगह करते हैं। ये जो आप कलर बात कर रहे हैं वो एक तरफ गांधी जी हैं, दूसरे तरफ भीमराव अम्बेडकर सर हैं, तो ऐसे में बताइए आपने डाला तब ना है, ये आपने खुद डाला है ना, आपका ये थीम होगा डालने का। ये बताइए सर, आपके प्रशांत किशोर जो सुप्रीमो हैं वो कहते हैं कि हम पलायन को रोक देंगे। आखिर आपके पास ऐसा क्या योजना है जिससे कि आप लोग ठोस सबूत बताइए कि जिससे आप पलायन को रोक सकते हैं? देखिए, पलायन रोकने के तो आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर उस शख्सियत का नाम है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन में भी काम किया है, जिन्होंने इस देश को पीएम देने का काम किया है, भारत के कई बड़े प्रदेशों में 1 दर्जन के आसपास सीएम भी बनाने में अपना कंधा लगाने का काम किया है। रही बात पलायन रोकने की, तो जो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेन रखता है तो उसके पास कई तरह के ब्लूप्रिंट है, मैनिफेस्टो है, जिसके माध्यम से हम लोग बिहार के पलायन को रोकते हैं। हम मास लेवल पर देखते हैं तो बिहार के लोग जो है आज पलायन करते हैं वो 10 से 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए करते हैं। दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, लोगों से गाली सुनते हैं, जिल्लत की ज़िंदगी जीते हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, अपना गांव जवार छोड़ के, अपनी एक दुनिया छोड़ के जाते हैं यहाँ से। तो हम लोगों का ये सपना है कि भैया जैसे
दिसंबर में जनता के आशीर्वाद प्यार से ईवीएम के बटन दबाने से सरकार बनती है, तो हम पलायन को रोकेंगे। पहला यही मुद्दा है। योजना क्या है आपका, बताइए जनता को। पंचायत स्तर पर हम लोग छोटे बड़े उद्योग धंधा कृषि से लोगों को जोड़ के, और उस माध्यम से हम लोग 10 से 12 15 से क्या पलायन को आप रोक सकते हैं? नहीं, छोटे बड़े उद्योग धंधे को भी हम लोग स्थापित करेंगे कृषि के माध्यम से। बच्चे लोग जो पलायन करते हैं, पलायन केवल मजदूरों का नहीं हो रहा है, पलायन विद्यार्थियों का हो रहा है। ऐसे में जो विद्यार्थी महंगी शिक्षा के लिए जा रहे हैं, कोटा जा रहे हैं, बाहर दिल्ली मुंबई सब जगह जा रहे हैं, ये शिक्षा पर क्या आपका बदलाव होगा? देखिए, शिक्षा को लेकर जन स्वराज का सीधा सोच है कि गरीबी को जड़ से मिटाने का अगर कोई रास्ता है तो वो है शिक्षा, एजुकेशन, तालीम। इसको लेकर जन स्वराज के सूत्रधार जो हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, इनका कहना है कि भाई बिहार में आज जो शिक्षा चल रहा है वो बेहतर शिक्षा नहीं है, क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को नहीं मिला। हमारे बच्चों के हाथों में कटोरा थमा दिया गया। हमारे बच्चे बीए पास कर जा रहे हैं, एमए पास कर जाए, ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे मजदूर के मजदूर ही बन के रहे। इसके पीछे एक ही कारण है, उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिला। तो हमारी पार्टी दल का ये है कि भैया अपने प्रदेश में नेतरहाट तर्ज पर बेहतर विद्यालयों की आवश्यकता ज़्यादा से ज़्यादा है। तो हर साल हम लोग एक ब्लॉक में एक वैसे वर्ल्ड क्लास का स्कूल खोलेंगे जिसमें नर्सरी से +2 तक हम लोग मुफ्त में बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे, बिहार के हर एक बच्चे को पढ़ाने का काम करेंगे। वर्ल्ड क्लास का स्कूल में एक स्कूल खुल जाने से उस एक साल में एक स्कूल खोलेंगे, यानी कि 5 साल का टर्म सरकार का होता है। 5 साल में हम 5 स्कूल खोलेंगे। आपके जिले में 14 प्रखंड है, यानी 5 साल में टोटल 70 विद्यालय खुलेंगे नेतरहाट तर्ज पर। जब तक वो विद्यालय खुलने में समय लगेगा तब तक हमारे बच्चे, जैसे सरकार बनेगी जनवरी से या नए सेशन से, उन बच्चों को हम लोग जब तक वो विद्यालय बनकर तैयार नहीं हो जाता है, तो गोपालगंज जिले के या बिहार के किसी भी प्रदेश में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में कोई व्यक्ति रहता है, अपने ज़िले के किसी भी अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में वो चाहता है, पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़े, तो उसका नामांकन सरकार कराएगी और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने का सारा खर्चा उसका सरकार देने का। यानी आपके विद्यालय या किसी भी विद्यालय में, हाँ, किसी भी आपके भी विद्यालय में या हमारे भी विद्यालय में अगर कोई बच्चा चाहता है पढ़ने के लिए तो उसका एडमिशन सरकार कराएगी और सारा फीस फाइन सरकार देने का। उस समय तक, जब तक सरकार अपने विद्यालयों को विश्व स्तर के स्कूलों को स्थापित नहीं कर पाती है, तब तक क्वालिटी एजुकेशन के लिए हम प्राइवेट स्कूलों में बिहार के बच्चों को पढ़ाने का काम। सारी पार्टियां आश्वासन देती हैं, चुनाव से पहले सारे वादे करते हैं, आपकी बात को या आपकी पार्टी को बात को किस तरह कोई मान ले? इसलिए मान लीजिए कि अभी तक बिहार के लोगों ने जिस नाम पर भी मतदान किया है, वोट किया है, थोड़ा सा कम हो या बेस हो, वो सारे काम हुए। आप नीतीश कुमार को देखिए, नीतीश कुमार को पहली बार लोगों ने वोट इसलिए दिया कि नीतीश कुमार ने कहा कि मैं जंगल राज का सफाया कर दूं। तो उस समय बड़े बड़े अपराधियों के इनकाउंटर हुए, जंगल राज का सफाया भी बहुत हद तक हो गया। उसके बाद दूसरी बार जो नीतीश कुमार चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने कहा कि हम बिहार की सड़कों को ठीक करते हैं, बिहार की सड़कें बन गई। तीसरी बार नीतीश कुमार जब लड़ने आए तो उन्होंने कहा कि भैया हम बिहार का कोई ऐसा घर बाकी नहीं होगा जहाँ बिजली नहीं हो। तो आज हर घर बिजली पहुँच गए। आज देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ा इस बात को कह के कि भाई हम गरीबों को 5 किलो अनाज दें। तो चाहे जितना हो भ्रष्टाचार हो, 3 से 4 किलो लोगों को अनाज मिल रहा है। तो आप सरकार से आप खुश है ना? नहीं, हम खुश कैसे? तो अभी तो 5 किलो अनाज देने से जनता की गरीबी थोड़े दूर हो जाएगी। आप ये कहे हैं कि भैया आपकी बात पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि जनसुराज इस काम को कर देंगे। तो जिस तरह से सारी पार्टियों ने कहा कि भैया हम 5 किलो अनाज देंगे, तो 5 किलो नहीं तो 4 किलो दे रहा। कहा कि जंगल राज खत्म कर देंगे तो कर दिया। कहा कि सड़क बनवा देंगे तो बनवा दिया। लेकिन केवल तो भाई हम कह रहे हैं कि शिक्षा देंगे तो आपको इस बात को मानना पड़ेगा। प्रवक्ता है, लेकिन ये भी बताइए कि आप 5 साल में उनको एक बार बोले कि जंगल राज खत्म किया, दूसरे बार में उन्होंने सड़क बनवाई, तीसरी बार में उन्होंने बिजली ले आया। आप बताइए 5 साल में उन्हें एक ही काम के लिए वोट दिया गया था कि केवल आप जंगल राज खत्म कीजिए। 3 टर्म में आपने बताया कि 3 काम किए, क्या 3 टर्म में एक ही काम के लिए भेजा गया था उनको? देखिए, हम समझते हैं कि ये विषय अब डिस्कशन का नहीं है। दूसरे नेता, दूसरे पार्टी के बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। नहीं, आपके दिल में कहीं ना कहीं आज भी जदयू से नहीं, ये सब बड़े इशू थे, ये सब बड़े मुद्दे थे।
नहीं नहीं, प्रेम क्या, ये तो हमारे नेता जो हमारे पार्टी के नेता हमारे सूत्रधार भी कहते हैं कि भाई जो काल था 2005 से लेकर 10 तक का, वो बिहार का स्वर्णिम काल था, जो नीतीश कुमार का इकबाल बोलता था। लेकिन आज नीतीश कुमार का इकबाल मर चुका है, नीतीश कुमार मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं, इसलिए कल के नीतीश कुमार में आज के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का 2014 के बाद बिहार की स्थिति कैसी है? 2014 से लेकर 2025 आप देख लीजिए, आप बताइए। हम बहुत बुरा स्थिति है। हाँ? अपराध का ग्राफ बढ़ गया, भ्रष्टाचार बढ़ गया। केवल बिहार का कि देश का? तो पूरे, हम तो बिहार की चर्चा अभी दोनों में बता दीजिए। देश स्तर पर भी गड़बड़ी है। इस गड़बड़ी के जिम्मेवार आप ही ना है? कैसे हम? अगर हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा अगर खुद प्रशांत किशोर ने नहीं दिया होता मोदी जी को, तो ये पूरे घर घर में मोदी जी कैसे छाए हुए? देखिए 2014 में प्रशांत किशोर जी का जो मुख्य वर्ग था, वो चुनावी प्रबंधन का काम करते थे, वो चुनावी मैनेजमेंट का काम करते थे। इसके लिए प्रशांत किशोर को जिस पार्टी दल के लिए 14 में उन्होंने काम किया, या 14 के बाद जिन प्रदेशों में उन्होंने सीएम बनाने का काम किया, वहाँ आप देखिएगा तो वो शौक से नहीं करते थे, वो उनका प्रोफेशन था, उनका बिजनेस था, उनका धंधा था। इसलिए उस काम को, उस कार्य के लिए उनको 100 करोड़ रुपये मिलते थे। 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ का मामला नहीं था। 100 करोड़ रुपया में जो माँ सरस्वती ने उनको ब्रेन दिया है, बुद्धि विवेक दिया है, उसके बदौलत वो उस काम को अंजाम तक पहुंचा। तो मतलब वो उस समय जो किए, उस समय वो सही थे कि आज सही? देखिए उस समय का परिप्रेक्ष्य कुछ और था। उस समय वो एज अ चुनावी प्रबंधन, एज अ प्रोफेशन उनका ये काम था। आज जो प्रशांत जी काम कर रहे हैं, वो प्रोफेशनली इस काम को नहीं कर रहे हैं, वो इमोशनली इसको पूरी डिवोशन के साथ, श्रद्धा के साथ बिहार को बदलने के लिए प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं। बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा और सबसे गरीब प्रदेश है, जो आंकड़ों में प्रशांत देखा करते थे, पढ़ा करते थे, सुना करते थे। इसीलिए तो 2 साल पैदल चले, उनके घुटने का नस फट गया। गली कुचों में जाके, गरीब के झुग्गी झोपड़ी में जाके उन्होंने ये जब देखा, महसूस किया, 2 साल पैदल चला, तो उनको ये पता चला कि जो हम आंकड़ों में देखते थे कि बिहार इतना गरीब है, वास्तव में जब जमीन पर वो चले तो उससे भी भयावह और उससे भी भयंकर स्थिति नजर आई। तब उन्होंने ये ठाना कि नहीं भैया, अब हम बिहार के हैं और हमारे पास इतना बुद्धि विवेक है, अगर हमारे जैसे लोग इस बिहार को नहीं बदलेंगे, बिहार को बेहतर नहीं बनाएंगे, तो दूसरा कौन कर सकता है। उन्होंने कहा कि अब हम बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। आज बिहार बदलाव यात्रा के तहत आप देख रहे हैं प्रशांत जी तमाम जिलों में जा रहे हैं, तमाम विधानसभाओं में जा रहे हैं। वहाँ इतनी हुजूम, इतनी बड़ी भीड़ हो रही है जिसका कोई माने शानी नहीं। बड़े बड़े सत्ताधारी लोगों के उतना सभाओं में भीड़ नहीं हो पा रही। आज प्रशांत किशोर के सभा की भीड़ को देख के सारी पार्टियां दहशत में आ गई। सारी पार्टियों के जमीन के नीचे आपके पार्टी प्रशांत किशोर ये पैसा भीड़, पैसे से के दम पे ये भीड़ जमा कर रहे हैं। अच्छा कह रही? अच्छा आप बताइए कि अभी गोपालगंज जिले में कई सभाएं हुई जहां भीड़ हुआ, जैसे मांझा में हुआ, लगभग 5000 प्लस लोग मांझा में भी थे। तो हमको तो नहीं लगा, हम लोगों ने तो भाई किसी को नहीं देखा पैसा देते हुए, पैसा लेते हुए, पैसे से भीड़ जुटाते हुए। पैसा से तो भीड़ जुटाने का काम देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी करते हैं, भाजपा वाले लोग करते हैं, ये काम हम लोग नहीं करते। हमारे पास जो भी लोग आ रहा, हम प्रशांत जी को सुनने जो लोग आ रहे हैं, प्रशांत जी की सभाओं में जो आ रहे हैं, वो इस श्रद्धा से आ रहे हैं, इस मकसद से आ रहे हैं। उनको दिख रहा है कि भाई बिहार को बदलने का अगर ललक किसी में है, चाहत किसी में है, तड़प किसी में है, बेकरारी किसी में है, तो वो मात्र प्रशांत किशोर में है, बाकी और किसी बिहार के लीडर में नहीं। इसलिए लोग उतनी तादाद में आए, तो पैसे के बुलावे हुए, मतलब वो लोग प्रेम जुटाए हुए से भीड़ में। बिल्कुल। अच्छा, आपकी पार्टी का चुनाव चिन्ह बस्ता छाप मिला है, सही है? और प्रशांत किशोर जी ये दावा करते हैं कि ये मिला नहीं है, उन्होंने लिया है। ये बिल्कुल सही बात है। आखिर क्या रीजन है कि इन्होंने बस्ता छाप लिया? चुनाव आयोग जब चुनाव चिन्ह देती है किसी भी पार्टी दल को, तो उससे उसका चॉइस भी मांगती है कि भाई आपका अपना भी अगर कोई पसंद है, चॉइस है, तो आप दे सकते हैं। तो हम आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने, प्रशांत किशोर जी ने, हमारे पार्टी के तमाम लोगों ने कहा कि नहीं भाई, हम स्कूल का वास्ता चाहते हैं। चूंकि स्कूल का वास्ता गरीबी से निकलने का रास्ता। अच्छा। आज जो पिछड़ेपन है, गरीबी है, बदहाली है, जो यहाँ के नेताओं ने बिहार को मजदूर बनाने, सप्लाई करने का अड्डा बना दिया है, इस बिहार को मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बना दिया है। आज जो गरीबी है, इस गरीबी से निकलने का मात्र एक ही रास्ता है, जिसका नाम है स्कूल का वास्ता।
गरीबी से निकलने का रास्ता, स्कूल का रास्ता बिहार को बदलने का रास्ता, स्कूल का रास्ता बस्ता, स्कूल का बस्ता और बिहार को पिछड़ेपन से निकालने का रास्ता, यही वो जगह है। आज तक यहाँ के नेताओं ने हमारे बच्चों के पीठ पर क्या बांधा है? बोरा बांधा है, बैग नहीं बांधा है, बोरा बांधा है, उनको मजदूर बनाया, उनके पीठ पर कचरा बांधा है। लेकिन हम लोग इस बिहार के बच्चों के नौनिहालों के पीठ पर स्कूल का वास्ता बांधना चाहते हैं, क्योंकि यही वो वास्ता है जो गरीबी से निकलने का रास्ता है, दूसरा कोई हथियार नहीं। नेल्सन मंडेला ने भी कहा था, दुनिया के बड़े स्कॉलर ने, कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन टू चेंज द वर्ल्ड। विश्व को बदल देने का सबसे शक्तिशाली हथियार ही शिक्षा। तो ये शक्तिशाली हथियार को, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन बाय द हेल्प ऑफ व्हिच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। जी 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 बिल्कुल, यही कहा था नेल्सन मंडेला। चलिए, यही रीजन है कि स्कूल का बस्ता दिया गया। अच्छा सर, पूरे देश में जितने भी नेता हैं, सब लोग अगर नेशनल लेवल के हैं तो जेड सुरक्षा, वाई सुरक्षा, बहुत सुरक्षा लेके चलते हैं। आपके प्रशांत जी को हमने कभी नहीं देखा कि वो कोई बॉडीगार्ड लेके चलते हैं, क्या रीजन है? उनको खतरा नहीं किसी से? देखिए, सच्चाई को बोलने वाला व्यक्ति, जो व्यक्ति हर एक बात को ईमानदारी से रखता हो, हर एक काम को ईमानदारी से करता हो, तो मैं समझता हूं कि उसको किसी होमगार्ड की भी जरूरत नहीं है। आज प्रशांत जी हम लोगों के लिए भी गौरव की बात है, फख्र की बात है कि भाई हमारे बड़े भाई प्रशांत जी अपने साथ एक होमगार्ड को भी लेकर नहीं चलते हैं, इसलिए कि जनता उनको इतना प्यार दे रही है, इतना सम्मान दे रही है। बूढ़ी बूढ़ी औरतें, महिलाएं जो है प्रशांत को अपना विशेष आशीर्वाद दे रही है, उनको कह रही है कि बेटा तुम आगे बढ़ो, तुम्ही से हमारी उम्मीद है, तुम ही बिहार को बदल सकते हो। इस तरह के भी वीडियोज आप देख रहे हैं। तो वैसे व्यक्ति को क्या डर है जो सच्चाई के रास्ते पर चल रहा है? उसके अंदर एक ही तड़प है, एक ही बेबसी है कि बिहार को कैसे बदला जाए, बिहार को कैसे बेहतर बनाया जाए। हमारा बिहार ऐसा ही थोड़े था भैया, हमारा बिहार का अपना गौरवशाली इतिहास था। यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, यहाँ नेपाल के तराइयों से राजकुमार आते हैं जिनका नाम सिद्धार्थ है, बोध गया की धरती पर जाते हैं, ज्ञान की प्राप्ति होती है, भगवान बुद्ध बन जाते हैं। तो ये वैसी धरती है। लेकिन आज यहाँ के नेताओं ने यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को चौपट बना दिया। 1965 के पहले जब आप देखिएगा तो 1965 तक बिहार भारत के टॉप 10 राज्यों के श्रेणी में खड़ा था। लेकिन 65 के बाद से जो सरकारें आई गई, जिन लोगों ने शासन किया, बिहार को मजदूर पैदा करने का फैक्ट्री बना दिया। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई गरीबी दूर करने का, पिछड़ेपन दूर करने का एक ही रास्ता है, वो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया। वर्ल्ड क्लास के शिक्षालयों को, विद्यालयों को, स्कूलों को स्थापित करके ही इस काम को किया जाएगा। दूसरे काउंट्री में भी आप जाइएगा, प्रशांत जी का ये कहना है, वो जाके उन्होंने इस चीज़ को अपनी आंखों से देखा है, समझा है, तो देखा है कि भैया हमको गांव-गांव जो हम स्कूल खोल रहे हैं, उससे बेहतर है कि हम प्रखंडों में बड़े पैमाने पर नेतरहाट तर्ज के वर्ल्ड क्लास के स्कूलों को खोलें। और एक प्रखंड में यदि हम 5 स्कूल भी खोलते हैं तो एक उस प्रखंड के किसी भी गाँव से बच्चे को लाने के लिए हम बाई बस अगर खींचते हैं तो 20 मिनट 25 मिनट का समय लगता है। तो इस तरह से शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करके गरीबी को, आने वाले समय में गरीबी को हमेशा के लिए दूर किया जा सकता है। हमारा प्रश्न था कि सर बिहार के उस गार्ड लेके नहीं चलते हैं, क्या उनको डर नहीं है? डर है कि नहीं है कि वो सच्चाई पे है इसलिए नहीं लेके चल रहे? ना, सच्चाई पर जो सही रास्ते पर चलता है जो भी व्यक्ति, उसको किसी का डर नहीं रहता। आपकी पार्टी के सुप्रीमो प्रशांत किशोर ने कहा है कि जैसे ही उनकी सरकार आती है, सबसे पहले 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को हटा देंगे। क्या ये संभव है 1 घंटे में शराबबंदी को हटा दिया जाए? क्या ये भी एक चुनावी जुमला तो नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को मैं बताऊं, और सभी लोग पहले से वाकिफ भी हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून लागू जरूर है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर गली में, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर चौक पर जिसको भी शराब चाहिए तो आसानी से उसको शराब उपलब्ध हो जा रहा है। होम डिलीवरी है। आप ही कह रहे हैं होम डिलीवरी? नहीं, मैं आपके बातों तो से आप हमको बताइए कि शराबबंदी है कहाँ कि हम लोग खोल दें? तो फिर भी तो जगह जगह है कहाँ कि खोला जाए? आपकी शराब तो बिक रहा है, हर जगह है।
तो ये एक ढोंग है, इससे राजस्व की बड़े पैमाने पर क्षति हो रही है। लेकिन यहाँ तक ये भी बात है कि जो गली गली में जो आए दिन घटनाएं आती थी कि महिला परेशान, पति पी के मारना शुरू कर, ये सब तो बंद हो गया। इसमें तो नीतीश जी की वाहवाही करनी होगी ना। नहीं, आज भी उस तरह की घटनाएं घट रही हैं। हो सकता है कि उसका अनुपात कुछ कम हुआ हो, लेकिन हमारी सरकार जब बनती है तो इस तरह की घटनाएं बिल्कुल नहीं। क्या शराब आप लोगों की नज़र में अच्छा है? देखिए, शराब ही क्या, दुनिया का हर चीज जब व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा करना शुरू कर देता है, जैसे खाना ही हम खाते हैं, भोजन करते हैं, आप जरूरत से ज़्यादा जब भोजन कर लेते हैं तो फूड पॉइजन के रूप में बदल जाता है, यानी वो भोजन जहर बन जाता है। यानी आप कह रहे हैं कम मात्रा में शराब भी पिए तो ठीक है। अब रही बात कि भैया जो पीने वाले लोग हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। आज बिहार में लोग कम पी रहा है तो पीने की ज़्यादा इच्छा हो रही है तो उत्तर प्रदेश में जा रहा है, यहाँ का सारा पैसा उत्तर प्रदेश में जा रहा है। अभी तो बोल रहे थे कि आप हर गली में मिल ही रहा है, तो क्यों जा रहे हैं वो यूपी? तो यहाँ थोड़ा सा कम क्वांटिटी में लोग ले रहा है, वहाँ ज़्यादा लेने वाले लोग वहाँ जा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? तो इस शराबबंदी जो है आज पूरी तरह से फ्लॉप हो गया है। शराबबंदी जो है विफल है। सरकार इसका जितना प्रशासन है, पुलिस के लोग हैं, शराबबंदी के नाम पर सब लूट मचा हुआ है, सब लोग उसमें व्यस्त हैं। सारा पुलिस प्रशासन शराबबंदी में व्यस्त है और अपराधियों का बोलबाला, करप्शन चरम पर है। कई तरह की समाज में विकृतियां आ गई हैं, घटनाएं घट रही हैं। सरकार और पुलिस प्रशासन के लोग अपराधियों पर अंकुश लगाने में विफल हैं। सब लोग शराबबंदी में सब लोग बिजी हैं। यानी आपकी सरकार आएगी तो ये आप जो कह रहे हैं कि बंदी के रूप में जो नाटक है इसे खत्म करेंगे? हाँ, ये नाटक नहीं रहे। नाटक नहीं? हाँ, ये नहीं रहे। और जो अपना राजस्व है वो अपना वापस करेंगे? वापस आएगा राजस्व। है सर, आप बरौली से प्रत्याशी हैं, जन सुराज के भावी प्रत्याशी हैं। वहाँ कहा जा रहा है, भाजपा के नेता लोग बोल रहे हैं कि जन सुराज को बरौली तो क्या पूरे गोपालगंज में एक सीट नहीं निकलेगा। कैसा देख रहे हैं आप इसे? देखिए, रही बात बरौली की, तो हम लोग पूरे बिहार की बात कर रहे हैं। या तो हम लोग अर्थ पर रहेंगे या तो फर्श पर रहेंगे। ये तो प्रशांत जी की बात है। और रही बात आप बरौली की जो कहना, तो गोपालगंज जिले के और सीट पर हम अभी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपको कैमरे पर कह के जा रहा हूँ कि बरौली जनसुराज हर हाल में जीतेगा। और जीतने के बाद फिर हम आएंगे आपके चैनल पर ये बताने के लिए कि वे जो लोग कह रहे हैं, भाजपा के लोग, कि जनसुराज बरौली सहित पूरे जिले में कहीं खाता नहीं खोल पाएगा, उनके मुंह पर ये तमाचा होगा। यानी कि बरौली से आप अपने आप को कंफर्म, मतलब जन सुराज को जीत घोषित कर दिए? जन सुराज को हर हाल में बरौली से जिताना। मैं नहीं कह रहा, क्योंकि मैं अभी लेट जो आपके बीच आया, अभी गौसिया पंचायत के महुआ टोला से सभा करके आया। मैं देख रहा हूं कि लोगों में जो एक बदलाव का लहर चल रहा है, एक बयार बह रहा है, उस आधार पर इस बात को मैं कह रहा हूं। और यह रिजल्ट केवल बरौली तक ही सीमित नहीं रहेगा, गोपालगंज जिले तक ही सीमित नहीं रहेगा। बिहार के मैक्सिमम सीट को हम लोग जीतने का काम करेंगे और जनता का आशीर्वाद रहा तो इसी बार हमारी सरकार इसी 3 से 4 महीने बाद, इसी नवंबर के लास्ट में बन जाएगी। क्या आपको लगता है कि बिहार की जनता जो जाति के नाम पे हमेशा वोट देती रही है, वो जातिगत बातों से उठ के वोट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल। कैसे लगता है आपको? इसलिए लगता है कि आज नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार की जाति के लोग कितने %, उनकी संख्या क्या है? अब बिहार का लोग चाह रहा है कि भाई हम जात धर्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, चाहे वो किसी जाति धर्म के लोग हों। आज मुंबई में गए हैं, दूसरे प्रदेशों में गए हैं, तो वहाँ किसी का जाति नहीं पूछा जा रहा है, ना ही धर्म पूछा जा रहा है। वहाँ हिंदी भाषी या बिहारी जानकर लात जूता से पीटा जा रहा है, थूक के चटवाया जा रहा है, पैर पर गिरवाया जा रहा है। तो अब बिहार के लोगों का स्वाभिमान जग गया है। अब लोग बिहारी बन के वोट करेंगे। अब हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड बन के जाति का नेता देख के वोट नहीं करेंगे। अब विकास का जो मॉडल हम लोगों ने तैयार किया है, जो ब्लूप्रिंट जनसुराज ने तैयार किया है, उसके तरफ लोग देख रहा है कि भैया हमारे बच्चों
वो 10 से 12-15 हज़ार रुपया कमाने के लिए रोजगार यहीं मिल जाए, हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास का शिक्षा यहीं मिल जाए, वृद्धा पेंशन 2,000 रुपया यहीं मिलने लगे, महिलाएं घर में जो रह के रोजगार या कुछ भी करना चाहती है उनको लोन सरकार 4% सालाना ब्याज दर पर यहीं दे दे, कृषि बड़े पैमाने पर खेती किसानी करने के लिए मजदूरों का जो मजदूरी होता है सरकार अपने तरफ से दे दे, इसलिए लोगों का रुझान जन स्वराज की तरफ तेजी से बढ़ रहा। अच्छा, प्रशांत किशोर ने आपकी एक बात कहा है कि कैंडिडेट देख के वोट कीजिए, पार्टी देख के मत दीजिए। अगर फैज जी बरौली से अच्छे कैंडिडेट नहीं, इनसे बेहतर कोई दूसरा है तो उनको दीजिए, क्या ये सच का है क्या? एकदम सही बात है। अगर हमसे वेल क्वालिफाइड, हम वही नहीं कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ बरौली के हवाले से आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर हमसे बेहतर एजुकेटेड व्यक्ति आता है, उसका क्वालिफिकेशन देखा जाए, सामाजिक स्टेटस देखा जाए, उसका समाज में क्या रचनात्मक शैक्षणिक सामाजिक कार्य रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, इस चीज को देखा जाए। अगर उसमें कहीं से हम पीछे हैं तो हमको हटाया जाए, जो बेहतर है हमसे उसको लाया जाए। अगर जो बेहतर नहीं है तब तो भैया सोचना पड़े। आपका इशारा राम परवेश राय पे है? ना, हमारा इशारा राम परवेश राय पर नहीं है, और राम परवेश राय हमारा इशारा उन सारे आने वाले प्रत्याशियों पर है, पिछले 25 सालों उन सारे प्रत्याशियों पर। 25 सालों से वो जीत रहे हैं, आखिर उनमें कमी ही रहता तो जनता उन्हें क्यों चुनती? देखिए, भाजपा का जो एजेंडा है भैया, वो आप जानते हैं कि भाजपा हमेशा कॉमनल एजेंडे पर काम करती है और पोलराइजेशन के माहिर खिलाड़ी है। वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होगा, जिसके कारण जो है भाजपा आसानी से वहां जीत जाती है। कोई ऐसा व्यापक काम बरौली के धरती पर नहीं किया गया है माननीय विधायक के द्वारा या वहाँ के माननीय विधायक के द्वारा। वहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं किया गया जिसको लोग वर्षों तक याद करें या माननीय विधायक जी का वर्षों तक ऋणी रहे, कर्जदार रहे। अच्छा, आपकी नजर में कोई काम नहीं? कोई व्यापक वैसा काम नहीं हुआ। आप देखिए, बरौली का सबसे बर्निंग इशू जो था, बर्निंग ज्वलंत जो मुद्दा वहां था, तो बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाना था भाई। लेकिन आज तक मैं केवल माननीय विधायक जी की ही बात नहीं कर रहा हूं, माननीय विधायक के बीच में भी और पार्टी दल के लोग बीच बीच में विधायक बने, तो जो लोग भी बना है इस 35 वर्षों में सबने कहा कि भाई बरौली को अनुमंडल का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन किसी भी विधायक को यह पता नहीं है कि बरौली को अनुमंडल का दर्जा दिलाने का क्या क्राइटेरिया है या क्या उसका प्रोसीजर। आज ये हालात, तो बरौली को अनुमंडल का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। जनता अगर हम लोगों को जिताने का काम करती है, मौका देती है। दूसरा काम वहाँ माननीय विधायक जी को करना चाहिए, वहाँ रेफरल अस्पताल होना चाहिए माझा और बरौली दोनों प्रखंडों में। आज तक ये चीज़ नहीं हुआ। डिग्री कॉलेजेस नहीं है वहाँ ITI का कोई कॉलेज नहीं है। जो रतन सराय रेलवे स्टेशन है, नगर परिषद में है, आज तक वहाँ कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं, अगर विधायक बनते हैं एक्सप्रेस ट्रेन नहीं है। क्या आप अगर एक बड़ा मुद्दा है वहाँ की बरौली फ्लड इफेक्टेड एरिया है। आज तक वहाँ के बांध का पक्कीकरण नहीं किया गया, जिसका कारण है कि वहाँ की जनता हमेशा बिहार के बाढ़ के दंश को झेलती है। तो मैं हो जाऊंगा, अरे हमारी सरकार बनेगी, मैं MLA बनूंगा। अगर आप विधायक बनते हैं वहाँ की जनता के सहयोग से क्लियर हो जाए फाइनल। देखिए, आपने कहा ना कि हम आपके चैनल पे आके उन लोगों को तमाचा देंगे जो कहे कि एक भी सीट नहीं निकलेगा। तो मेरा भी आपसे कहना है कि जो भी रिजल्ट हो, हम आपको 2 महीने बाद फिर इलेक्शन के बाद जरूर आपको बुलाएंगे। एकदम हम आएंगे भैया, हम आएंगे आपके चैनल पर, काहे नहीं आएंगे। आज तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भाई हम जीत के कई कारण होते हैं, हार के कई कारण होते हैं। अगर जनता मुझे मौका देती है, जिताती है, जो अभी बिहार बढ़ रहा है, जो बदलाव हम का मूड जनता का देख रहे हैं, उस आधार पर हम कह रहे हैं, तो उसको भी हम बताने का काम करें। एक अगर कम शब्दों में बताना हो कि आपके जन सुराज पे कोई जनता क्यों विश्वास करे तो क्या कहेंगे? देखिए, हम तो पहले कहेंगे कि जनता को अगर विश्वास नहीं है तो विश्वास जनता को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज तक आप बिहार की जनता ने कहीं ना कहीं किसी न किसी विश्वास पर ही सारे पार्टी दलों को वोट करते आई है, और जिन कार्यों के आधार पर वोट करते आई है वो सारे काम कमोबेश हुआ है। आज तक बिहार में किसी पार्टी दल ने शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर, पेंशन के नाम पर, महिलाओं को लोन दिलाने के नाम पर, खेती किसानी के क्षेत्र में
लोगों को मजबूत करने के नाम पर किसी सरकार ने वोट नहीं मांगा, किसी लोगों ने भी वोट नहीं किया, लेकिन यह पहला पार्टी है, पहला दल है जो आपके बच्चे को वर्ल्ड क्लास की शिक्षा की बात कर रहा है, आपके बच्चे को अपने पंचायत स्तर पर रोजगार देने की बात कर रहा है, 2000 वृद्धा पेंशन सहित इन तमाम सुविधाओं को देने का बात कर रहा है। तो हमको लगता है कि जनता का एक विश्वास बढ़ता जा रहा है और निश्चित जनता विश्वास करेगी। यहाँ दो ही ग्रुप है, एनडीए है, इंडिया है, और तीसरी आप एंट्री किए हैं। आप बताइए, दोनों पार्टियां कह रही हैं कि आप वोट काटवा है, आप लोग वोट काटने के लिए खड़े हुए हैं। क्या आप बीजेपी के सवर्ण और वैश्य के कॉम्बिनेशन को तोड़ देंगे? क्या आप आरजेडी के एमवाई समीकरण को तोड़ देंगे? देखिए जब अभी तक हमारे नेता, आप जानते हैं कि किसका हाथ पकड़े? जनता का हाथ पकड़े, और लोकतंत्र में मालिक जनता है। जन बल के आगे कोई बल काम करता नहीं। तो भैया अब की बार सारा समीकरण बिगड़ जाएगा। वोट कटवा जो लोग कह रहा है, तो हम लोग वोट काटने किसी एक पार्टी का नहीं आए, हम लोग सबको जड़ से कतर रहे हैं और सब में से कतर के एक तीसरा विकल्प बना रहे हैं। यानी कि अगर लोग समझ रहा है कि हम लोग वोट कटवा है, तो ये मान लीजिए कि हम लोग काट रहे हैं, लेकिन जितना इंडिया का काट रहे हैं उतना एनडीए का काट रहे हैं। बराबर दोनों को हम लोग कर रहे हैं, और काट के बराबर कर देंगे, सुला देंगे हम लोग, सीधा साफ हो जाएगा, कोई बचेगा नहीं। यानी वोट सिर्फ और सिर्फ जन स्वराज ही नजर आए। वोट काटवा है आप लोग, दोनों को काट रहे हैं ना। यानी आपको उम्मीद है कि आप लोग काट के आ जाएंगे एकदम। तो जनता, आप देख नहीं रहे जनता क्या कह रही है। सर, आप हमारे यहाँ आए, हमारे जनता जज पॉडकास्ट पे आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ईश्वर से कामना है कि आप जिस लक्ष्य में गए हैं आपको कामयाबी मिले, और आप हमारे इस चैनल पर फिर आए।